नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ की पहचान को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इतिहास, भूगोल और आज की जो सामाजिक योजनाएं हैं उनके अलग अलग धागों को एक साथ बुनने का मौका देते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ तथ्य नहीं है। हाँ, ये महज तथ्य नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी के आप कह सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो चलिए इस कहानी को जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के दौर की, एक ऐसी योजना की जो सीधे सीधे समाज के भविष्य से जुड़ी है। ठीक है। हमारे स्रोतों में चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम का जिक्र मिलता है। ये नाम सुनने में तो काफी दिलचस्प हैं, जी। पर सवाल यह है कि ये किस विभाग की पहल हैं? विकल्प हैं पंचायत, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा या फिर स्वास्थ्य विभाग। देखिए, ये दोनों ही कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो सही उत्तर बी है। अच्छा। और ये सिर्फ नाम नहीं है, इनके पीछे एक गहरा मकसद भी छिपा है। वो क्या? चमक और सजग जैसे शब्द मतलब क्रिएटिविटी और अवेयरनेस की ओर इशारा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये विभाग सिर्फ पोषण या स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, वो बच्चों के मानसिक और रचनात्मक विकास पर भी ध्यान दे रहा है। सही बात है। ये दिखाता है कि जमीन स्तर पर बच्चों और महिलाओं के संपूर्ण विकास के लिए काम हो रहा है। बिल्कुल। यह तो एक अच्छी शुरुआत है। अब आज की योजनाओं से जरा पीछे चलते हैं और उस जमीन को समझते हैं जिस पर यह प्रदेश खड़ा है, मतलब भूगोल की तरफ। हाँ, चलिए छत्तीसगढ़ के भूगोल की पड़ताल करते हैं। हमारे सामने कांगेर घाटी से जुड़ी कुछ बातें हैं। जी। पहला, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा, ये एक जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। और तीसरा, इसका फैलाव तीरथगढ़ जलप्रपात से लेकर उड़ीसा की सीमा पर कोलाब नदी तक है। ठीक है, तो यहाँ 3 बातें हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। हाँ। पहली बात, कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला हुआ है, जो इसकी खास प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये भी सही है। अच्छा, यहीं पर एक सवाल उठता है। आमतौर पर लोग नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को एक ही जैसा समझ लेते हैं। हाँ, ये दुविधा होती है। तो इनमें मुख्य अंतर क्या है और ये जानना क्यों जरूरी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, एक नेशनल पार्क का मुख्य उद्देश्य होता है उसके अंदर के वन्य जीवन और प्राकृतिक सुंदरता को बहुत सख्ती से संरक्षित करना। मतलब वहाँ इंसानी दखलंदाजी कम होती है। बहुत सीमित। वहीं बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ी अवधारणा है। इसमें एक कोर संरक्षित क्षेत्र तो होता ही है, लेकिन उसके चारों ओर बफर जोन भी होते हैं। बफर जोन? जी, जहां वैज्ञानिक अनुसंधान और यहां तक कि स्थानीय समुदायों को एक टिकाऊ तरीके से रहने और काम करने की भी अनुमति होती है। तो कांगेर घाटी को सख्त संरक्षण मिला है, लेकिन वो उस बड़े मानव प्रकृति के मिले जुले मॉडल का हिस्सा नहीं है। समझ गया। तो इसका मतलब है कि पहले 2 कथन सही हैं। जी। अब तीसरे कथन का क्या, जो उसके फैलाव के बारे में है? तीसरा कथन, जो कांगेर घाटी के भौगोलिक विस्तार की बात करता है, वो गलत है। अच्छा, स्रोतों के अनुसार तीरथगढ़ जलप्रपात से कोलाब नदी तक का जो फैलाव बताया गया है वो सही नहीं है। तो निष्कर्ष ये हुआ कि पहला और दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा गलत। बिल्कुल सही। इसलिए विकल्प सी सही है। ठीक है। किसी भी जगह की पहचान सिर्फ उसके जंगलों से नहीं, बल्कि उसकी जीवन रेखा मतलब नदियों से भी होती है। सही बात है। स्रोतों में महानदी के मैदान का जिक्र है। सवाल ये है कि ये विशाल मैदान छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में फैला हुआ है, उत्तरी, मध्य या दक्षिणी? इसका सीधा सा जवाब है बी, मध्य छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़। जी। और ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, इसके बहुत गहरे मायने हैं। जैसे? महानदी और उसकी सहायक नदियां जिस मैदान का निर्माण करती हैं, वो इस प्रदेश का दिल है। ये सबसे उपजाऊ इलाका है, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। अच्छा, तो प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की नींव यही है। बिल्कुल। इसका मध्य छत्तीसगढ़ में होना ही इस क्षेत्र को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। और जाहिर है, जहां इतनी उपजाऊ जमीन होगी वहां की मिट्टी भी खास होगी। जी। हमारे स्रोतों में लाल और पीली मिट्टी का उल्लेख है। ये किस तरह की चट्टानों से बनती है? विकल्प हैं ग्रेनाइट सिस्ट, बसाल्ट, बलुआ पत्थर या चूना पत्थर। इसका सही जवाब है ए, ग्रेनाइट सिस्ट। ग्रेनाइट सिस्ट? ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। हाँ, पर इसके पीछे की वजह बहुत दिलचस्प है। ये ग्रेनाइट और सिस्ट चट्टानें जो हैं, ये बहुत पुरानी हैं
और इनमें लौह तत्व मतलब आयरन भरपूर मात्रा में होता है। अच्छा, आयरन। जी, लाखों सालों में जब ये चट्टानें मौसम की मार से टूटती हैं तो उनमें मौजूद लोहा हवा और पानी के संपर्क में आता है और एक तरह से जंग खाने लगता है। मतलब ऑक्सीकरण। बिल्कुल। इसी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से मिट्टी को उसका लाल और पीला रंग मिलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जमीन के नीचे की चट्टानें जमीन के ऊपर का रंग तय करती हैं। वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। भूगोल की इस कड़ी को पूरा करते हुए अब पेड़ों की बात करते हैं। ठीक है। स्रोतों में साल, सागौन और खैर का जिक्र है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी प्रजाति राष्ट्रीयकृत है। यहाँ सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। मतलब तीनों। जी, यानी साल, सागौन और खैर तीनों ही राष्ट्रीयकृत हैं। राष्ट्रीयकृत वृक्ष, इसका असल में क्या मतलब होता है? क्या इन पेड़ों पर सरकार का एक तरह से अधिकार होता है? हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं। राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि इन पेड़ों की कटाई और इनके व्यापार पर सरकार का सख्त नियंत्रण होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये प्रजातियां व्यावसायिक रूप से बहुत मूल्यवान हैं और इनके अवैध कटान का खतरा हमेशा बना रहता है। अच्छा। तो इस नियंत्रण के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करती है कि इनका अंधाधुंध दोहन ना हो और जंगल भी बचे रहें। ये वन संरक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। तो हमने जमीन, नदी, मिट्टी और जंगल को समझा। अब उस इतिहास की ओर चलते हैं जो इसी जमीन पर रचा गया। शुरुआत करते हैं एक शिलालेख से। कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? इस शिलालेख में राजा सोमेश्वर प्रथम का उल्लेख है। सोमेश्वर प्रथम? जी। अब देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। शिलालेख जो होते हैं वो इतिहास की पहेली को सुलझाने वाली चाबियों की तरह होते हैं। सही बात है। उनके बिना राजा महाराजाओं की कहानियां सिर्फ लोक कथाएं बनकर रह जाती। कुरुसपाल शिलालेख जैसे ठोस सबूत हमें बताते हैं कि सोमेश्वर प्रथम एक वास्तविक शासक थे। उनका एक राज था। और ये उस दौर के नागवंशी साम्राज्य की ताकत का एक प्रमाण भी देता है। बिल्कुल। ये इतिहास को कल्पना से निकालकर तथ्यों की जमीन पर खड़ा करता है। और जहाँ राजा होते हैं वहाँ राजधानियां भी होती हैं। बिल्कुल। एक ऐसी प्राचीन शहर चित्रांगतपुर का जिक्र है। इसे किस राजवंश ने अपनी राजधानी बनाया था? चित्रांगतपुर को पांडु राजवंश ने अपनी राजधानी बनाया था। पांडु राजवंश ने? जी। और आज हम इस जगह को सिरपुर के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये सिरपुर ही है? हाँ। किसी शहर का राजधानी बनना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं होता। ये उस शहर को कला, संस्कृति और व्यापार का केंद्र बना देता है। ये सोचना भी बड़ा रोमांचक है कि पांडु राजवंश के समय चित्रांगतपुर कैसा दिखता होगा, वहाँ कैसी हलचल रहती होगी। ये उस दौर की समृद्धि का प्रतीक था। और राजवंशों की कहानियों में सिर्फ निर्माण ही नहीं, सत्ता परिवर्तन भी होता है। बिल्कुल। हमारे स्रोत हमें मध्यकाल में ले जाते हैं, रतनपुर पर मराठा आक्रमण के समय। सवाल है कि जब मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया तब रतनपुर पर किसका शासन था? उस समय रतनपुर के राजा थे रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह? जी। और ये घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ थी। कलचुरी वंश एक लंबे समय से वहां शासन कर रहा था और भास्कर पंत का आक्रमण उस सत्ता के अंत की शुरुआत थी। तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी? नहीं, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक पूरे युग के बदलने का संकेत था, जिसने इस क्षेत्र की राजनीतिक दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और इतिहास में रानियों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही है। निश्चित रूप से। हमारे पास काकतीय रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी से जुड़े कुछ कथन हैं। पहला, वे छत्तीसगढ़ की दूसरी महिला शासक थीं। दूसरा, उनका राज्याभिषेक 1916 में हुआ। और तीसरा, राज्याभिषेक के समय उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। चलिए इन तथ्यों को परखते हैं। स्रोतों के अनुसार पहला कथन कि वे दूसरी महिला शासक थीं, ये गलत है। अच्छा, ये गलत है? जी। और दूसरा कथन कि उनका राज्याभिषेक 1916 में हुआ, ये भी गलत है। तो दो कथन गलत हो गए। हाँ, लेकिन तीसरा कथन बिल्कुल सही है। जब उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया तब वे महज 12 साल की एक बच्ची थीं। सिर्फ 12 साल? एक 12 साल की बच्ची और पूरे राज्य की जिम्मेदारी, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। ये तथ्य सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि उस दौर की राजनीतिक मजबूरियों और एक युवा लड़की के कंधों पर डाले गए असाधारण बोझ की कहानी कहता है। सही कहा आपने। ये हमें उस समय के उत्तराधिकार के नियमों और राजनीतिक अस्थिरता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य होने के साथ साथ एक बहुत ही मार्मिक मानवीय कहानी भी है। तो इस मामले में केवल तीसरा कथन ही सही है। तो हमने प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के कुछ अहम पड़ावों को देखा। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उस दौर में चलते हैं जब भारत में एक नई ताकत का उदय हो रहा था, ब्रिटिश। जी। स्रोतों के अनुसार
सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? उनका नाम था एलियट, और ये नाम भी एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। कैसे? 1855 में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति का मतलब था कि अब ये क्षेत्र सीधे सीधे ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा बन रहा था। अच्छा। सदियों से चले आ रहे राजघरानों के शासन की जगह अब एक विदेशी केंद्रीकृत व्यवस्था ले रही थी। इलियट का पद एक तरह से उस नए युग की शुरुआत का ऐलान था। और जहां ब्रिटिश शासन आया, वहां उसके खिलाफ आजादी की लड़ाई की चिंगारी भी भड़की। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हमारा अगला विषय है बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह। ये कब शुरू हुआ? इसकी शुरुआत हुई थी 31 मार्च 1923 को। 1923 में? जी। झंडा सत्याग्रह सिर्फ झंडा फहराने की एक जिद नहीं थी, ये राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक था। ब्रिटिश हुकूमत सार्वजनिक जगहों पर तिरंगा फहराने से रोकती थी, और ये सत्याग्रह उसी दमनकारी आदेश के खिलाफ एक शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ विरोध था। और इसका बिलासपुर में होना ये दिखाता है कि आजादी की लहर देश के हर कोने तक पहुंच रही थी। बिल्कुल सही। और ये विरोध सिर्फ झंडा फहराने तक ही सीमित नहीं था, एक और तरीका था असहयोग। हाँ। हमारे स्रोतों में बैरिस्टर नगेंद्र नाथ डे का जिक्र है, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान एक उपाधि का त्याग किया था। वो उपाधि कौन सी थी? उन्होंने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था। राय बहादुर। जी। अब ये समझना जरूरी है कि राय बहादुर जैसी उपाधियां ब्रिटिश सरकार प्रभावशाली भारतीयों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए देती थी। मतलब ये एक बड़ा सम्मान था। हाँ, एक बहुत बड़ा सम्मान और स्टेटस सिंबल माना जाता था। ऐसे में इस उपाधि को सार्वजनिक रूप से लौटा देना एक बहुत साहसी और प्रतीकात्मक कदम था। ये एक संदेश था कि देश का सम्मान किसी भी औपनिवेशिक सम्मान से कहीं बढ़कर है। और इस एक कदम ने कई और लोगों को प्रेरित किया होगा। निश्चित रूप से। और फिर इन सभी संघर्षों के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया, 15 अगस्त 1947। स्रोतों में पूछा गया है कि उस दिन दुर्ग में ध्वजारोहण किसने किया था? यह सम्मान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री घनश्याम गुप्ता को मिला था। श्री घनश्याम गुप्ता। जी। और ये पल सिर्फ एक रस्म नहीं था, ये उन अनगिनत लोगों के त्याग और बलिदान का नतीजा था जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। श्री घनश्याम गुप्ता का उस दिन झंडा फहराना उन सभी गुमनाम नायकों की जीत का प्रतीक था। ये उस सुबह का उत्सव था जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया था इतिहास से। ठीक है। सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? और विकल्प हैं सर विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जेम्स मैकिन्टोश और जेम्स प्रिंसिप। तो इस स्रोत के हिसाब से इसका सही जवाब है ए, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स? जी। और इसका मतलब ये है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का पूरा श्रेय सर विलियम जोन्स को ही दिया जाता है। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, इसके पीछे एक पूरी सोच थी। अच्छा। वो भारत को यहाँ के ज्ञान को समझना चाहते थे। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। जी। ये महात्मा गांधी से जुड़ा है। जी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे कहा जाता था, और विकल्प हैं साबरमती आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम और स्वराज आश्रम। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है क्योंकि ज्यादातर लोग एक ही नाम जानते हैं, आश्रम। साबरमती आश्रम। बिल्कुल। लेकिन इस स्रोत में जो सही उत्तर दिया गया है वो है सी, सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गांधी जी ने वो आश्रम बनाया था तो उसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। अच्छा। अब एक और ऐतिहासिक सवाल। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह था। विकल्प हैं खफी खां, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले और हरचरण दास। इसका सही उत्तर जैसा कि स्रोत में बताया गया है वो है बी, काशीराज पंडित। हाँ, यानी काशीराज पंडित ही वो इतिहासकार थे जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई को अपनी आंखों से देखा था। ये बहुत बड़ी बात है, किसी लड़ाई का आंखों देखा हाल मिलना। बिल्कुल। चलिए अब इतिहास से थोड़ा आगे बढ़कर भारत के भूगोल और यहाँ की जनजातियों पर आते हैं। जी। एक मिलान करने वाला प्रश्न है। जी। एक तरफ जनजातियां हैं मोपला, मुरिया, टोडा, मुंडा, और दूसरी तरफ राज्य उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़। हाँ, ये मैचिंग वाले सवाल बड़े अच्छे होते हैं। तो स्रोत के हिसाब से सही मिलान है विकल्प डी। अच्छा, तो इसे जरा एक एक करके समझते हैं। जरूर। देखिए, पहली जनजाति है मोपला।
इसका मिलान केरल राज्य से है। मोपला केरल, ठीक है। फिर दूसरी है मुरिया जनजाति। हाँ, इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। मुरिया छत्तीसगढ़। जी। तीसरी जनजाति है टोडा। इसका मिलान तमिलनाडु राज्य से है। टोडा तमिलनाडु, ओके। और आखिरी चौथी जनजाति है मुंडा। इसका मिलान है उड़ीसा राज्य से। अच्छा, तो ये सही मिलान हुआ। जी। अब भूगोल से ही जुड़ा एक तकनीकी सवाल है। आइसोबार्स दिखाते हैं, विकल्प हैं बारिश, दाब, समय और गहराई। ये एक दिलचस्प सवाल है। इस स्रोत के मुताबिक इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, बारिश। बारिश? हाँ, स्रोत ये कहता है कि आइसोबार्स बारिश दिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मिट्टी से जुड़ा है। इस भूमि को सिंचाई की आवश्यकता कम होती है क्योंकि वो पानी बचाती है। ये कौन सी है? जी, और विकल्प है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो स्रोत में इसका जो सही जवाब दिया है वो है बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी? जी। इसका मतलब ये हुआ कि काली मिट्टी में पानी को बचा कर रखने की क्षमता होती है और इसी वजह से उसे सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है। समझ गया। अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा एक सवाल। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। तो स्रोत में जो विकल्प दिए हैं उनमें से सही जवाब है सी। और वो कौन कौन से राज्य हैं? उसमें है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। जी। इसका मतलब है कि ये 4 राज्य हैं जो भारत की तरफ से बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए इतिहास और भूगोल के कुछ सवाल। अगला सवाल छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से जुड़ा है। चलिए। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या डैश है। इसके विकल्प हैं 40% से अधिक, 36% से अधिक, 32% से अधिक और 28% से अधिक। तो इसका क्या जवाब है? स्रोत के आधार पर सही उत्तर है सी, 32% से अधिक। 32% से ज्यादा। जी। यानी छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में आदिवासी आबादी का जो हिस्सा है वो 32% से भी ज्यादा है। अच्छा, अब फिर से एक मिलान वाला सवाल है, लेकिन इस बार ये छत्तीसगढ़ की नदियों और उन पर बसे नगरों के बारे में है। जी। एक तरफ नदियां हैं, हसदो, महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ। और दूसरी तरफ शहर हैं राजिम, दुर्ग, जगदलपुर, कोरबा। तो स्रोत कहता है कि सही मिलान है विकल्प बी। और ये मिलान क्या है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, हसदो नदी का मिलान है कोरबा नगर से। हसदो, कोरबा। महानदी का मिलान है राजिम नगर से। महानदी, राजिम। जी। फिर इंद्रावती नदी का मिलान है जगदलपुर नगर से। इंद्रावती, जगदलपुर। और आखिर में शिवनाथ नदी का मिलान है दुर्ग नगर से। शिवनाथ, दुर्ग। ठीक है, ये भी स्पष्ट हो गया। जी। अब सवाल है छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र क्या है, और विकल्प प्रतिशत में है। 41% से अधिक, 43 से अधिक, 45 से अधिक या 63% से अधिक। इस स्रोत के दिए गए आंकड़ों के अनुसार सही उत्तर है बी, 43% से अधिक। 43% से ज्यादा। हाँ, इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ का 43% से भी ज्यादा जमीनी हिस्सा जो है वो जंगलों से ढका हुआ है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। अच्छा, छत्तीसगढ़ से जुड़ा आखिरी सवाल वन्यजीव संरक्षण के बारे में है। छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत है? विकल्प है कुटरू, इंद्रावती, संजय या गुरु घासीदास और कांकेर घाटी। और सही जवाब? स्रोत के अनुसार इसका सही उत्तर है बी, इंद्रावती। इंद्रावती नेशनल पार्क। जी। यानी छत्तीसगढ़ का जो इंद्रावती नेशनल पार्क है वो प्रोजेक्ट टाइगर का एक हिस्सा है। तो इसका शीर्षक है छत्तीसगढ़ राज्य, स्थापना, प्रतीक और प्रशासनिक ढांचा। इसमें 4 मुख्य बिंदु दिए गए हैं। जी। पहला बिंदु तो बहुत सीधा है। राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। ये इसकी आधिकारिक तारीख है। दूसरा बिंदु जिलों के बारे में। स्रोत के अनुसार राज्य में 33 जिले हैं और इसी में यह भी बताया गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बस्तर सबसे बड़ा जिला है। अच्छा, बस्तर। जी। तीसरा बिंदु राज्य के प्रतीक से जुड़ा है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ का राज्य पशु जंगली भैंसा है। जी। जिसे वाइल्ड बफलो भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और चौथा बिंदु न्यायिक ढांचे के बारे में है कि राज्य का जो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है वो बिलासपुर जिले में है। ये दिलचस्प है कि हाईकोर्ट राजधानी में नहीं है,
और स्लाइड में एक एग्जाम अलर्ट भी है ना? हाँ, वो बस इस बात पर जोर देने के लिए है कि स्रोत के अनुसार बस्तर ही क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। ये एक तरह से पक्का करने के लिए है। समझ गई। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये है स्वतंत्रता संग्राम और प्राचीन इतिहास के प्रमुख पड़ाव। ये राज्य के इतिहास से जुड़ी कुछ खास घटनाओं पर है। जी, इसका पहला बिंदु आधुनिक इतिहास से है। इसमें बताया गया है कि सोना खान के वीर नारायण सिंह को पहली बार दिसंबर 1857 में गिरफ्तार किया गया था। 1857 की क्रांति के समय। बिल्कुल। दूसरा बिंदु भी स्वतंत्रता संग्राम से ही है। इसके मुताबिक असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित रविशंकर शुक्ल ने ऑनररी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था। एक बड़ा कदम था उस समय। जी। और फिर तीसरा बिंदु हमें सीधे प्राचीन इतिहास में ले जाता है। ये बताता है कि समुद्रगुप्त ने महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को हराया था। तो एक ही स्लाइड में आधुनिक और प्राचीन दोनों इतिहास हैं। हाँ, और चौथा बिंदु यही कहता है कि ये घटनाएं राज्य के दोनों तरह के इतिहास को जोड़ती हैं। और यहाँ भी एक अलर्ट है जो इस बात पर जोर देता है कि जिसे समुद्रगुप्त ने हराया वो महाकांतार का राजा व्याघ्रराज था। ठीक है, ये नाम याद रखने वाला है। आगे बढ़ते हैं तीसरी स्लाइड की ओर। विषय है विकासखंड, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता के आंकड़े। इसमें पहला बिंदु साफ करता है कि छत्तीसगढ़ में विकास खंडों यानी ब्लॉक्स की कुल संख्या 146 है। 146 ब्लॉक्स। जी। दूसरा बिंदु जनसंख्या से जुड़ा है और ये काफी दिलचस्प है। ये बताता है कि राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला जांजगीर चांपा है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। ज्यादातर लोग रायपुर या दुर्ग सोचते होंगे। बिल्कुल, और इसीलिए एग्जाम अलर्ट में इसी बात को सही किया गया है कि ये रायपुर या दुर्ग नहीं बल्कि जांजगीर चांपा है। और साक्षरता के बारे में? तीसरा बिंदु साक्षरता पर है, खासतौर पर महिला साक्षरता। इसके अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला बीजापुर है। और चौथा बिंदु इन सब का निचोड़ देता है। हाँ, कि ये आंकड़े राज्य के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड संस्कृति से जुड़ी है। मंदिर, विश्वविद्यालय और लोक पर्व। जी। इसमें पहला बिंदु बताता है कि प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर बारसूर में है। मामा भांजा मंदिर, ये नाम भी बहुत अनोखा है ना? हाँ। दूसरा बिंदु शिक्षा से है। ये जानकारी देता है कि इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है। खैरागढ़ में। तीसरा बिंदु एक प्रमुख त्योहार के बारे में है कि छेरछेरा का त्योहार फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। छेरछेरा फाल्गुन में? जी। और एक चौथा बिंदु है जो थोड़ा अलग है। वो बताता है कि पद्मश्री पुरस्कार के संदर्भ में पंडित रविशंकर शुक्ल को ये पुरस्कार नहीं मिला है। मतलब ये जानकारी दी गई है कि किसे नहीं मिला। हाँ, ये एक तरह का नेगेटिव तथ्य है। और अलर्ट भी इसी से जुड़ा है जो छेरछेरा त्योहार के महीने फाल्गुन की पुष्टि करता है। ठीक है, अब हम राज्य के जनजातीय समाज की ओर बढ़ते हैं। जी। 5वीं स्लाइड का विषय है विशेष पिछड़ी जनजातियां और सामाजिक परंपराएं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहला बिंदु बताता है कि छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझ माड़िया है। विशेष पिछड़ी जनजाति। जी। दूसरा बिंदु एक बहुत प्रसिद्ध सामाजिक प्रथा के बारे में है, घोटुल। बताया गया है कि इसका संबंध मुरिया जनजाति से है। घोटुल, यह तो एक तरह का युवा गृह होता है ना? बिल्कुल। और तीसरा बिंदु एक बहुत ही सकारात्मक सामाजिक सूचक है कि राज्य के 21 जिलों में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत। और चौथा बिंदु यही कहता है कि ये सब जनजातीय समाज की एक मजबूत सामाजिक संरचना को दिखाता है। इस स्लाइड का अलर्ट खास तौर पर घोटुल और मुरिया जनजाति के संबंध पर जोर देता है। ये जोड़ने के लिए जरूरी है। जनजातियों से ही जुड़ी अगली स्लाइड है जनजातियों के परंपरागत व्यवसाय और कार्य। हाँ, ये उनकी आजीविका पर है। पहला बिंदु बताता है कि शिकारी जनजाति का परंपरागत काम चटाई और झाड़ू बनाना है। शिकारी जनजाति, लेकिन काम चटाई और झाड़ू का। जी। दूसरा बिंदु खैरवार जनजाति के बारे में है, जिनका पारंपरिक व्यवसाय कत्था बनाना है। कत्था। हाँ। और तीसरा बिंदु बस यही कहता है कि हर जनजाति की अपने खास आर्थिक गतिविधि है जो उनकी पहचान से जुड़ी है। और चौथा बिंदु वो ये बताता है कि इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षाओं में जनजाति और उनके काम के मिलान के लिए पूछे जाते हैं। अच्छा, और इसका अलर्ट क्या कहता है? अलर्ट एक बहुत ही रोचक तथ्य बताता है कि खैरवार जनजाति का नाम खैर के पेड़ से कत्था निकालने की वजह से ही पड़ा है। अरे वाह, ये तो नाम और काम का सीधा संबंध हो गया। जी। चलिए अब राज्य की अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। 7वीं स्लाइड का शीर्षक है जीडीपी वृद्धि, धान खरीदी और कृषि बाजार। अर्थव्यवस्था।
पहला बिंदु बताता है कि साल 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की औसत सालाना वृद्धि दर 7.26% रही थी। 7.26%, ये तो काफी अच्छी दर है। जी। दूसरा बिंदु धान खरीदी से जुड़ा है। इसके अनुसार सरकार ने 2016-17 तक 59.29 लाख टन धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा था। 59.29 लाख टन, ये बहुत बड़ी मात्रा है। बहुत बड़ी। ये दिखाता है कि कृषि, खासकर धान, कितनी अहम है। तीसरा बिंदु कृषि बाजार के आधुनिकीकरण पर है। यह बताता है कि छत्तीसगढ़ की 18 कृषि उपज मंडियों को ई-नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की योजना है। मतलब तकनीक का इस्तेमाल। हाँ। और चौथा बिंदु इन सब का सार है कि ये राज्य की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता है। यहाँ अलर्ट उस संख्या पर है कि ई-नाम योजना के तहत राज्य की 18 मंडियों को शामिल किया गया है। ठीक है, 18 मंडियां। और अब हमारे इसका विषय है वन संपदा, विद्युतीकरण और विकास लक्ष्य। जी, ये राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और विकास लक्ष्यों पर है। पहला बिंदु बताता है कि छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का प्रतिशत 43.13 है। 43.13%, ये तो काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। दूसरा बिंदु ऊर्जा उत्पादन से है। इसके अनुसार तापीय ऊर्जा मतलब थर्मल पावर के बिजली घरों के उत्पादन में राज्य को प्रथम स्थान मिला था। एक तरफ इतने जंगल और दूसरी तरफ थर्मल पावर में पहला स्थान। यही तो संतुलन है। तीसरा बिंदु एक सरकारी योजना के विलय की जानकारी देता है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का विलय दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में हो गया है। योजनाओं का विलय। और चौथा बिंदु वैश्विक विकास लक्ष्यों के बारे में है। यह बताता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी में कुल 17 लक्ष्य हैं। और इसका अलर्ट एक खास लक्ष्य पर है ना? जी बिल्कुल। अलर्ट इस बात पर प्रकाश डालता है कि एसडीजी के तहत 2030 तक राज्य में मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य 105 रखा गया है प्रति 1 लाख जन्म पर। 105, ये एक बहुत ठोस और महत्वपूर्ण लक्ष्य है। निश्चित रूप से। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए छत्तीसगढ़ की एक बड़ी व्यापक तस्वीर देखी। नमस्कार मित्रों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग आपका स्वागत है। कगव्यपम, सीजीपीएससी, यूपीएससी ऑल गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और सभी एग्जाम के जीके वीडियो देखने को मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।